Good evening, all of you. Today we will discuss the political parties of the Russian Federation. सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग रूसी संघ के राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे। अगर हम रशिया के सिस्टम को देखें तो 1993 के बाद से जो रूसी संघ अस्तित्व में आया है, वहाँ पे आइडियोलॉजिकल प्लूरलिज्म यानी वैचारिक बहुलवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी किसी भी वैचारिकी को हम कह सकते हैं कि उसको राज्य का एकमात्र वैचारिकी या ऑब्लिगेटरी आइडियोलॉजी यानी मान्यता प्राप्त या उसी वैचारिकों को मानने वाली व्यवस्था, जैसे कि हम चीन की व्यवस्था में हम क्या देखे थे कि चीन में साम्यवादी माओवादी विचारधारा को इंडोक्ट्रिनेटेड किया जाता है, जनता के अंदर उसको भरा जाता है, उनके बचपन से उसके अनुसार उनको सामाजिकृत किया जाता है। लेकिन रशिया में इसके विपरीत ऐसी कोई वैचारिकी प्रणाली नहीं है जो कि राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड है और जिसको कि सभी लोग उसको माने या सबके लिए मान्य बाध्यकारी हो। तो वहाँ पर हमें आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये प्लूरलिज्म देखने को मिलता है। और जितने भी वहाँ पे संगठन है, छोटे छोटे समुदाय है, वर्ग है, उन सभी को इम्पोर्टेंस दी गई है और सभी को कानून के समक्ष बराबर माना गया है। और वैचारिक बहुलवाद को अगर हम और अच्छे से समझ सके तो ये एक तरह से व्यक्तियों को, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों एवं अलग अलग समुदायों को एक अधिकार के रूप में प्राप्त है, जिससे कि वे अपने सिद्धांतों को, अपने दृष्टिकोणों को, अपने विचारों को अच्छे से विकसित कर सके, जो उनकी आर्थिक, राजनीतिक, विधिक और अन्य जितने भी रूस के अलग मामले हैं उनके विषय में वो रखते हो। चाहे वो रूस की विदेश नीतियों का विदेशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करेंगे, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध के कॉन्टेक्स्ट में हो, या रूस किस प्रकार से विश्व के अन्य देशों के साथ अपनी अंतःक्रिया स्थापित करेगा, इस आधार पर जो भी निर्णय लिया जाता है उन सब के समुच्चय को हम वैचारिकी के रूप में देख सकते हैं, जिसके माध्यम से रूस अपने विचारों को, अपने जो जितने भी उनके आइडियाज़ हैं, उनके दृष्टिकोण है, उसका प्रचार प्रसार करता है, जिसके माध्यम से जो वो व्यवहारिक जो जीवन होती है राज्य की, उसमें जितनी भी विचारधाराएं हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, उनको लागू करना, उसके आधार पर अपनी जितनी भी कार्यवाहियाँ हैं उसको कंडक्ट करना, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में हम आइडियोलॉजिकल प्लूरलिज्म को रूस में देख सकते हैं, जहाँ पे सभी विचारधारा को मान्यता प्रदान करने की कोशिश की गई है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई आइडियोलॉजी, सोशलिस्टिक स्टेट पहले था, वो उसका तो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया का तो विघटन हो गया। तो विघटन के बाद फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप वैचारिक बहुलता को मान्यता इसमें प्रदान की गई है, आइडियोलॉजिकल प्लूरलिज्म को कंसिडर किया गया है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में वहाँ की पार्टीज़ भी वर्क करती है और उसी के अकॉर्डिंग ये रन करती है। तो वहाँ जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ है, ऐसे तो राजनीतिक दल वहाँ पे काफ़ी है, मल्टी पार्टी सिस्टम को उसमें रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन कुछ मेजर पार्टीज़ है जो कि पंजीकृत दल है और स्टेट ड्यूमा में उनका अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है। उसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले करने वाली जो डोमिनेटिंग पार्टी है, जो कि व्लादिमीर पुतिन की पार्टी है, वो है यूनाइटेड रशिया, जिसको कि लगभग 340 सीट्स ड्यूमा में, स्टेट ड्यूमा में मिले हुए हैं। इसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, जो कि ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी की भूमिका निभाती है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल, जिसको स्टेट ड्यूमा में 42 मिले हुए हैं। तीसरी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उदार प्रजातांत्रिक दल, जिसको लगभग 40 सीट मिले हैं स्टेट ड्यूमा में। ए जस्ट पार्टी, ये इसको 23 सीट मिले हुए हैं। फिर रोडिना, ये एक नया दल के रूप में उभरा है, इसको 1 सीट, और सिविक प्लेटफॉर्म को 1 सीट प्राप्त हुए हैं। तो ये सब वहाँ के नेशनल पॉलिटिक्स में मेजर रोल प्ले करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिनको कि स्टेट ड्यूमा में वो अपना अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन करती है। अब हम वहाँ के अगर पार्टी सिस्टम पर दृष्टिपात करें तो पोस्ट सोवियत यूनियन की अगर हम डेज देखें कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद नया रशियन फेडरेशन अस्तित्व में आता है, तो यहाँ पर जो रशिया में मेन फोकस क्या हुआ कि जो
टाइटली कंट्रोल पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इसका इन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि आखिर क्यों विघटन हुआ? विघटन इसीलिए हुआ कि स्टेट का एक्सेसिव कंट्रोल हो गया। अचानक से गोरबाचोव के समय ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका को इंट्रोड्यूस किया गया, फ्री मार्केट और की पॉलिसी, जो रशिया इतने लंबे समय से, जो सोवियत यूनियन क्लोज डोर पॉलिसी, आयरन कर्टल पॉलिसी अपना रही थी, वहाँ के मार्केट को अचानक से वैश्विक बाज़ारों के लिए खोल देना, अचानक से वहाँ पे उन्मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाने से वहाँ पर सिस्टम उसके साथ सस्टेन नहीं कर पाया, और जिस वजह से छोटे छोटे जो यूनिट्स थे वो उससे लिबरेट हो गए और उन्होंने CIS, ठीक है, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने अलग से अपना इस्टेब्लिश कर लिया। तो इसलिए जब रशिया नया फॉर्म हुआ तो इसका जो फर्स्ट फॉरमोस्ट क्राइटेरिया ये रखा गया कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होगी जिसके अंतर्गत राजनीतिक रूप प्रक्रियाओं को और किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा राज्य व्यवस्था द्वारा की जाती है तो उसकी आलोचना की जाएगी, ताकि अपोजिशन पार्टीज़ के लिए स्थान रहे। क्योंकि पहले क्या था, पहले अपोजिशन पार्टीज़ अपना कोई रोल प्ले ही नहीं कर पाती थी, सोशलिस्ट पार्टी का ही पूरा स्ट्रॉन्ग कमांड वहाँ पर बन गया था। पहले लेनिनवाद, स्टालिनवाद, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद जो वहाँ की सिचुएशन हुई वो पूरी तरह से लीडरशिप बेस्ड या एक पार्टी बेस्ड जो कि चीन की सिचुएशन थी उसी को वहाँ पर भी फॉलो किए। लेकिन इसी सिनेरियो को इसमें चेंज करते हुए इस व्यवस्था को अपनाया गया कि वहाँ पर अपोजिशन को भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिया जाएगा और वो भी अपना एक मेजर रोल प्ले करेंगे। अब इसके साथ ही कई छोटे दल भी अस्तित्व में आए और मतलब ठीक है, उनको मेन पार्टी की तरह मेन स्ट्रीम में तो वो रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन फिर उनको भी महत्व प्रदान किया गया। और ये भी है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कनाडा की तरह बस मल्टीकल्चरल सोसाइटी के नाम पर काफ़ी दलों को मान्यता मिल गई हो, क्योंकि लगभग डजन्स पार्टीज़ तो ऐसे थे जिनको ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन भी उनका नहीं हुआ, औपचारिक रूप से उनका पंजीकरण भी नहीं हो पाया। और उसमें कुछ मेजर पार्टीज़ भी थी, जैसे कि पीपल्स फ्रीडम पार्टी, जिसने 2011 में कोशिश की थी अपने आप को रजिस्टर्ड करने की, और उस समय ये पार्टी 2011 में फॉर्मर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के उप प्रधानमंत्री, उस प्राइम मिनिस्टर को वहाँ प्रीमियर भी कहा जाता है जैसा कि चीन में कहा जाता है, बोरिस नेमस्टोव ने जब कोशिश किया कि पीपल्स फ्रीडम पार्टी को रजिस्टर्ड करने का, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। रीज़न्स बहुत स्पष्ट नहीं थे, बहुत अस्पष्ट कारणों से उन्हें एक दल के रूप में पंजीकृत करने से रोका गया, और ये आरोप लगाया गया कि पॉलिटिकल मोटिवेशंस इसके पीछे क्या है, किस राजनीतिक मंशा के साथ ये डिसीजन लिया जा रहा है कि एक अलग दल स्थापित होगा। और साथ ही जो रीज़न ये दिया गया कि क्यों उसको एक दल के रूप में नेमस्टोव की पार्टी को क्यों दल के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया, क्योंकि इस दल की जो चार्टर है और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स है जो कि ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइल की गई है, उनके बीच में कोई तारतम्यता नहीं है, उनमें काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी है, इस वजह से दल को मान्यता नहीं दी गई। यानी कहा जा सकता है कि ठीक है, वहाँ पर सोशलिस्टिक पैटर्न जो पहले कंट्रोल्ड स्टेट कंट्रोल सिस्टम था उसको तो हटाया गया रशियन फेडरेशन के तहत, लेकिन ऐसा नहीं कि वो व्यवस्था पूरी तरह से हट गई, क्योंकि अगर हम वहाँ के पूरे सिस्टम में देखें तो कहीं ना कहीं आज भी इनडायरेक्टली स्टेट का एक कंट्रोल बना है। आपके पास सबसे स्पष्ट तो एग्जांपल है कि कैसे पुतिन अपने लेजिटिमेसी को पुतिन अपने रेजिम को किस प्रकार से बढ़ाता जा रहा है। उसके लिए ज़रूरत पड़ रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए भी तैयार कर रहा है। मतलब जो जनरली पैटर्न है कि टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को मिलेगा, लेकिन उसकी जगह पर हो क्या रहा है, वो पोजीशन चेंज अपना कभी प्राइम मिनिस्टर कभी प्रेसिडेंट बन जा रहा है, कभी ज़रूरत पड़ने पर प्रोविज़न्स में चेंज करके वो अपने पावर पोजीशन को बनाए रख रहा है। तो इनडायरेक्टली स्टेट पावर को यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ भी कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली वो
विजिबल नहीं है, जैसा कि चाइना में हम क्लियरली कह सकते हैं कि हाँ वहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा रशिया के केस में नहीं है, लेकिन ये भी है कि वहाँ पे यूनाइटेड रशिया जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पार्टी की तरह रोल प्ले करता है, वैसा रोल प्ले करने का अवसर अपोजिशन पार्टी को भी मिल नहीं पाता है। अब आते हैं वहाँ की सबसे मेजर पार्टी पर, जो कि यूनाइटेड रशिया है। इसको व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव की पार्टी ही कही जा सकती है, क्योंकि यही दोनों एक तरह से, इवन दिमित्री मेदवेदेव भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि पुतिन की ही ये पार्टी है, क्योंकि पुतिन अपने अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है जो उसको उसके काम में वो हेल्प करे, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। अब उस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पार्लियामेंट्री फीचर्स भी मिलेगा, प्रेसिडेंशियल फीचर्स भी मिलेगा, और प्रेसिडेंट वहाँ पे मेन सेंटर ऑफ मतलब पावर की रोल को प्ले करता है। और इस पार्टी को हम कंजर्वेटिव और नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाता है। एक तो अनुदारवादी कुछ पुरातनपंथी विचारधारा मान्यताओं पर ये महत्व देता है, साथ ही राष्ट्रवादी दल के रूप में इसको माना जाता है कि रशिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा फोकस करती है। और इसका जो गठन है वो 2001 में किया गया था, और ये जो है सब इज़ द लार्जेस्ट इन रशिया, और मतलब ये रशिया की सबसे बृहद पार्टी है, और उसमें लगभग 2 मिलियन लोग इसके सदस्य हैं, यानी अच्छी खासी जनसंख्या को इन्होंने अपने सपोर्टर लाइन में रखा है। इस पार्टी को अब एक अच्छी खासी मेजॉरिटी भी प्राप्त है ड्यूमा में भी, जो कि स्टेट वो पार्लियामेंट की लोअर हाउस है, और साथ ही रशिया क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर का है तो प्रोविंशियल लेवल पर जो रीजनल पार्लियामेंट्स है, क्षेत्रीय विधानमंडल है, वहाँ पर भी यूनाइटेड रशिया को अच्छे खासे सीटों पर जीत हासिल उसने किया है। और साथ ही साथ जो कुछ कमिटीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ है, उसके चेयरमैन के पोस्ट में भी, चेयरमैनशिप का पोस्ट भी यूनाइटेड रशिया के मेंबर्स उसमें हैं। साथ ही कुछ पोस्ट जो ड्यूमा की स्टीयरिंग कमेटी के हैं, ड्यूमा की जो समन्वयक समिति है, उसके भी जो कुछ महत्वपूर्ण पदों पर यूनाइटेड रशिया के सदस्यों को ही नियुक्ति मिली हुई है। तो एक तरह से ये पार्टी अपना खुद ही क्लेम करती है कि ये सेंट्रिस्ट फंक्शन की तरह रोल प्ले करती है। ये केंद्रीय एकदम जो फोकल पॉइंट भूमिका रशियन पॉलिटिक्स में निभाती है, और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह, एक ऐसे मंच की तरह ये दल वर्क करती है जो फ्री मार्केट यानी उन्मुक्त बाजार व्यवस्था को भी सपोर्ट करती है। साथ ही साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेल्थ की बात भी करती है, यानी कुछ संसाधनों का पुनर्वितरण भी किया जाए, यानी एक तरफ वो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों आइडियोलॉजी के बीच में बैलेंस करके अपने सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने का भी दावा कर रही है, क्योंकि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के अंतर्गत जो एडिक्वेट एक्सेस टू द रिसोर्सेज की बात की जाती है कि समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग तक, एकदम जो समाज के शोषित वर्ग तक संसाधनों का उचित रूप से वितरण हो, इसकी भी बात की जाती है। दूसरी तरफ जो लिबरल मार्केट इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात भी इसमें फ्री मार्केट के थ्योरी को अडॉप्ट करते हुए स्वीकार किया गया है। और ये पार्टी कहता है कि पार्टी ऑफ पावर, क्योंकि ये हमेशा शक्ति में रहने वाली दल है, इसीलिए ये हमेशा क्रियाशील रहने वाली मेजर पार्टी का रोल प्ले करती है। और कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य भी है कि ये अपने नेताओं को शक्ति में बनाए रखने की कोशिश करती है। इसके लिए उन्हें रशिया की पॉलिटिक्स में मैनिपुलेट करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हो, उसमें कुछ प्रोविज़न्स नए लाने हो, इन सब के प्रयास में ये अनवरत पार्टी करती है। और इसका अब पूरी रशियन पॉलिटिक्स में यूनाइटेड रशिया का जो डोमिनेंस है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल है अभी के रिसेंट पॉलिटिक्स में भी। नेक्स्ट जो पार्टी है जो कि अभी अपोजिशन के रोल में प्ले कर रही है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को फार लेफ्ट पार्टी के रूप में कहा जा सकता है कि ये काफ़ी वामपंथी विचारधारा के बेसिस पर है इसको इस्टेब्लिश किया गया है, और काफ़ी अति तीव्र वामपंथी विचारधारा के आधार पर इसको संगठित किया गया है। और सोवियत यूनियन के पतन के बाद 1991 में जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो फार लेफ्ट लेनिनिस्ट और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के आधार पर इस पार्टी को संगठित किया गया, यानी उग्र वामपंथी लेनिनवादी और राष्ट्रवादी जो वैचारिकी थी
उसको मिलाकर इस दल का संगठन किया गया। यानी वही डिप्राइव सेक्शन के, यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट इकोनॉमी की बातें नहीं हो रही है, ये चाहता है कि डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात हो, एडिक्वेट एक्सेस टू द रिसोर्सेज की बात हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज हो, संसाधनों का पुनर्वितरण हो, और इस राष्ट्र विचारधारा के आधार पर ये अपना एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को लेकर, वैचारिकी को लेकर कार्य करती है। और अगर हम इसकी करंट इन सिचुएशन को देखें तो अभी जो इस नए फॉर्म में ये इस्टेब्लिश हुई है, ये 1993 में जो फॉर्मर सोवियत पॉलिटिशियंस थे, यानी सोवियत संघ के जो कुछ राजनीतिज्ञ थे, भूतपूर्व सोवियत संघ के, उन्हीं में से कुछ राजनीतिज्ञ जो लेनिनवादी उग्र वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे, उन्होंने 1993 में इस पार्टी को इस्टेब्लिश किया। ये एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है रशिया की, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल की भूमिका ये निभाती है, और लगभग इस पार्टी के 160,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और ये लोग अपने आप को कम्युनिस्ट मानते हैं, साम्यवादी डिक्लेयर्ड हैं। लगभग 160,000 इनके पंजीकृत मतदाता हैं जो कि अपने आप को स्वयं साम्यवादी घोषित करते हैं। और ये कम्युनिस्ट पार्टी का अगर हम देखें, ऑल्सो कंसिस्टेंटली कम्स इन बिहाइंड यूनाइटेड रशिया। जो भी इनके मेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, उसमें हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमेशा यूनाइटेड रशिया के जस्ट बाद वाली पार्टी होती है, और पार्लियामेंट में भी इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है मेन अपोजिशन पार्टी की तरह रहती है। रूलिंग पार्टी के बाद एक अपोजिशन का होल्ड करने में ये मेजर रोल प्ले करती है। 2010 में इस पार्टी ने स्टैलिनाइजेशन ऑफ रशिया पर फोकस किया था। यानी स्टैलिनवाद, लेनिन और स्टैलिन का जो मेजर रोल है सोवियत संघ को प्रॉपरली डेवलप करने में, या जो एक पावर ब्लॉक की तरह कोल्ड वॉर के रेजिम में रशिया काम कर रहा था, जब यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था फ्रॉम 1945 टू 90, उस समय कहीं ना कहीं जो वो स्ट्रॉन्ग जो टू पावर ब्लॉक की तरह उभरा, उसमें एक पावर ब्लॉक तो यूएसए था, दूसरा यूएसएसआर था। उसको पावर ब्लॉक बनाने में लेनिन की भूमिका और स्टालिन की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो उसी स्टालिन के पॉलिसीज़ को फिर से इस्टेब्लिश करने पर इस पार्टी ने 2010 में काफ़ी फोकस किया। अब आते हैं कुछ और दलों पर जो कि वहाँ की पॉलिटिक्स में मेजर रोल प्ले कर रही हैं, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया। इसके जो भी नेता हैं, यही मतलब द लीडर्स ऑफ दिस नेशनलिस्ट स्टेटिस्ट पार्टी की तरह से ये काम करती है। द नेशनलिस्ट द स्टेटिस्ट पार्टी इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियंस इन रशिया। ठीक है, ये राष्ट्रवादी तो अपने आप को घोषित करते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर ही इस पार्टी को लगभग कुछ सीट प्राप्त होती है। नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करने में कैपेबल नहीं है, और इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट नेताओं में शामिल है, उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल नेता भी है जो काफ़ी विवादों में घिरे रहते हैं। वो है व्लादिमीर ज़िरिनोवस्की, जिसको कि व्यूज़ जो है उनके हैं फ्रॉम रेसिस्ट, यानी ये थोड़े प्रजाति मूलक नस्लवादी विचारधारा के पोषक है, जो कि टेलिंग अमेरिकाज टू प्रिजर्व द वाइट रेस फॉर वन। ठीक है, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि ये सीधा डायरेक्ट आरोप लगाते हैं अमेरिका पर कि वो वाइट रेस को सिर्फ श्वेत प्रजाति को के संरक्षण के लिए ही काम करता है। टू और डिमांडिंग दैट रशिया टेक्स अलास्का बैक फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, और ये डिमांड भी वो करते हैं जो कि एक तरह से उचित डिमांड नहीं है आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो, कि रशिया को अलास्का को फिर से यूनाइटेड स्टेट्स से छीन लेना चाहिए। यानी साम्राज्यवादी नीतियों को आज के समय में डीकोलोनाइजेशन के पीरियड में पोषित करना, ये भी एक तरह से जो एक्सट्रीम उनके विजन्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से इनको वहाँ का कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन माना जाता है, और उन्हीं ने एक तरह से इस पार्टी को मतलब उसका दिशा निर्देश करने में मेजर रोल प्ले किया था। ये पार्टी 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी और सेकेंड ऑफिशियल पार्टी के रूप में उस समय स्वीकृत थी, जबकि यूएसएसआर का डाउनफॉल हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गई थी, और इसको उस समय एक अच्छी एक ठीक ठाक माइनॉरिटीज़
इसको एक अल्पसंख्यक ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व इसको रीजन ड्यूमा में और जो राज्य स्तरीय विधानमंडल है उसमें भी थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व इसको प्राप्त किया है। और अगर हम इस पार्टी के मंच को देखें एक दल के रूप में, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सेंट्रलिस्ट अपने आप को प्रोजेक्ट करती है कि ये मध्यमार्गी दल है। मध्यमार्गी यानी वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों विचारधाराओं को समावेशित करते हुए एक आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करना, जिसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी का भी एंडोर्स किया जाएगा और साथ ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही ये मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भी फोकस करती है। और वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होगी? स्टेट रेगुलेशन पर आधारित होगी, राज्य का उस पर नियमन होगा, नियंत्रण होगा। और एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, ये जो एक्सपेंशनिस्ट ही ना है कि अलास्का को फिर से यूनाइटेड स्टेट्स से छीन लेने की बात की जाती है, तो विस्तारवादी विदेश नीति यानी विदेश नीति में तो एक एग्रेसिव रोल प्ले करे रशिया, ये उम्मीद इस पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह के मैनिफेस्टो को लेकर वो वर्क करती है। इसके बाद आता है ए जस्ट रशिया। ये जो पार्टी है इसको हम सेंट्रल लेफ्ट पार्टी कह सकते हैं, ये केंद्रीय मध्यमार्गी वामपंथी दल कह सकते हैं, क्योंकि जब भी पार्टी को अगर नेशनल पॉलिटिक्स में रोल प्ले करना है तो उसको सेंट्रलिस्ट पोजीशन तो अपनाना होगा, केंद्रीकृत या मध्यमार्गी पोजीशन, जिसमें डिप्राइव सेक्शन के डेवलपमेंट की भी बात होगी और साथ ही मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी के और कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखने की बात भी करनी होगी। और इन दोनों को फोकस करते हुए ये दल भी सेंट्रल लेफ्ट इसकी पोजीशन कही जा सकती है, यानी केंद्रीय विचारधारा के साथ होते हुए भी थोड़ा सा वामपंथी यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सोशल रिफॉर्म की बात ये ज़्यादा करती है। और इसको भी एक ठीक ठाक माइनॉरिटी नंबर ऑफ ड्यूमा में सीट्स मिली हुई है, कम ही सीट्स प्राप्त है लेकिन ड्यूमा में इसको सीट्स मिली हुई है। और साथ ही रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर जो विधानमंडल है वहाँ पे भी इसको कंसिडरेबली कुछ सीट्स प्राप्त हुई हैं। और ये जो दल है ये न्यू सोशलिज़म की बात करता है, ये नव समाजवाद का संदेश देता है। और ये दल एक तरह से अपने आप को ये घोषित करना चाहता है ये जनता का दल है। जैसे यूनाइटेड रशिया को माना जाता है कि वो शक्ति संचय करने वाली या शक्ति पर आधारित दल है जो कि रूलिंग पार्टी है, लेकिन ये अपने आप को जनता की पार्टी है, सामान्य की पार्टी के रूप में अपने आप को घोषित करती है। पार्टी इन दिस कोलिशन एक तरह से देखें तो वो जो अपने आप को जनता की पार्टी या जनसाधारण के दल के रूप में अपने को घोषित करती है, तो इससे वो कोशिश क्या करती है, जो रशियाज़ ग्रीन और रोडिना और द मदरलैंड नेशनल पैट्रियोटिक यूनियन, ये छोटे छोटे दल हैं, इनके साथ भी ये कोलिशन करके गठबंधन बना के भी लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करती है। क्योंकि उसका अपने आप जो मंच है इसको ब्रॉड रखा है, इसलिए रशियन ग्रीन्स जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए फोकस करते हैं, या रोडिना पार्टी है, मदरलैंड नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक यूनियन है, इनके साथ ये आराम से गठबंधन या संविध सरकार गठित करने का लोकल लेवल पर वो वर्क कोशिश करती है। फिर जो इसका प्लेटफॉर्म है, इसका जो मंच है, ये बेसिकली वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की बात करता है, यानी स्टेट जो है वो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, यानी स्टेट का ये रोल होगा कि वो सोशल रिफॉर्म का काम करे। सोसाइटी का जो डिप्राइव सेक्शन है, जो अशक्त वर्ग है, वृद्ध है, वृद्धों के पेंशन की व्यवस्था है, या अपाहिज लोगों के लिए रिहैबिलिटेशंस के सिस्टम्स है, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारा जो फैसिलिटी है ये स्टेट प्रोवाइड करे विद इक्वलिटी एंड फेयरनेस फॉलो, यानी इसमें समता का सिद्धांत और सभी के साथ उचित व्यवहार होने के सिद्धांत को भी अपनाया जाए। ऐसा नहीं कि डोमिनेंट क्लास के लिए अलग अप्रोच अपनाया जाए और डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए दूसरा। और साथ ही ये ओलिगार्किक कैपिटलिज्म का विरोध करता है, यानी जो एक पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हो जाता है, ओलिगार्किक टेंडेंसी आ जाती है, एक वर्गतंत्रीय संभ्रांतीय पूंजीवाद आ जाता है, जहाँ पे कुछ सो कॉल्ड
कैपिटलिस्ट फैमिलीज़ का रेजीम इस्टेब्लिश हो जाता है और फिर उस रेजीम के बेसिस पर वो पूरी तरह से अपनी मोनोपोली सिर्फ मार्केट इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि वो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। उस प्रैक्टिस को ये खारिज करती है और बट डज़ नॉट वांट टू रिटर्न टू सोवियत वर्जन ऑफ सोशलिज्म, कि ठीक है वो एलिगार्की कैपिटलिज्म का विरोध तो करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि फिर से जो सोवियत व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत हम जिस प्रकार के समाजवादी व्यवस्था को लेकर चल रहे थे हम उसकी तरफ लौट जाए, इसकी भी ये बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि उस तरह वर्गतंत्रीय, वर्गतंत्रीय या संभ्रांतीय पूंजीवाद का पोषण न किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पुरानी समाजवादी व्यवस्था जो कि सोवियत यूनियन के अंतर्गत थी उसकी तरफ लौटे, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं द अदर रशिया। ये एक तरह से एक अम्ब्रेला ग्रुप की तरह है, एक छत्र छाया समूह की तरह है जो कि कोशिश करती है जितने भी ओपोनेंट्स हैं, ओपोनेंट्स ऑफ द क्रेमलिन अंडर द पुतिन मेदवेदेव रेजिम, ठीक है, उन सबको वो खींच के अपने अंतर्गत करना चाहती है। मतलब एक तरह से क्रेमलिन जो वहाँ की राजधानी के अंतर्गत पुतिन मेदवेदेव या पुतिन की, अभी तो मेदवेदेव की जगह दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, मतलब पुतिन के शासन के विरोध में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको शेल्टर प्रोवाइड करने का, उन सबको अपनी छत्र छाया के अंतर्गत लाने का ये दल कोशिश करता है। इसमें अति फार लेफ्ट, अति वामपंथी, फार राइट, अति दक्षिणपंथी और एवरीथिंग इन बिटवीन, और इन दोनों के बीच में जितने भी छोटे छोटे दल हैं उन सबको सम्मिलित करने का इसमें हर तरह की वैचारिक दृष्टिकोण जो कि पुतिन के शक्तिशाली दल की व्यवस्था के विरोध में है उन सबको अपने अंतर्गत समाहित करने का प्रयास करती है। 2006 में इस दल को स्थापित किया गया था और इसके अंतर्गत ये काफ़ी विभिन्नकृत रूप से हम इसके अंदर कई गठबंधनों का समावेशन देखने को मिलता है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपोजिशन के रूप और इसमें हम देखते हैं कि ऑपोजिशन की भूमिका में आने के लिए ये प्रयासरत रहती है और कभी कभी तो ऐसे इम्पॉर्टेंट लोगों को भी इसमें फिगर के रूप में इंक्लूड कर दिया जाता है जिससे कि वो मेन पॉलिटिक्स में भी मेजर रोल प्ले कर सके, जैसे कि चेस चैम्पियन गैरी कैस्पारोव, इसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है इस दल के अंतर्गत। ये पार्टी बेसिकली चाहती है कि राज्य अपने जो सामाजिक फंक्शंस है, सोशल फंक्शंस जो है, सामाजिक कार्यों को फिर से करना प्रयास शुरू करे और उसमें रीजनल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को ध्यान रखे, यानी क्षेत्रीय स्तर पर स्व प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के तहत वो अपने डिसीशंस खुद ले, और साथ ही मीडिया की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, प्रेस की स्वतंत्रता और आज़ादी होनी चाहिए ताकि जिस भी जगह जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है वो पार्टी जो सेंट्रल में है उसके पावर के प्रेशर में वो न्यूज़ दब के ना रह जाए, सारी चीज़ें लोगों को स्वतंत्र रूप से क्या हो रही है व्यवस्था में उसकी प्रॉपर जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो। और जुडिशल सिस्टम जो न्यायिक व्यवस्था है उसको भी उसको भी ये स्वतंत्र रखने की वकालत करता है ये दल, और उससे ये आशा करता है कि वो सभी जनता के हितों का संरक्षण करेगा समान रूप से, और साथ ही अगर राज्य अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, शक्ति के प्रतिनिधियों के माध्यम से वो किसी प्रकार से न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का प्रयास करे, क्योंकि वहाँ क्या है 3 तरह का जुडिशियल स्ट्रक्चर है, हम लोग इससे पहले के टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे में बहुत आसान है कि भाई वो फेडरल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू या सुप्रीम कोर्ट ऑफ रशिया को या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कहीं ना कहीं उसमें प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है कैबिनेट किसी लेवल पर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लेवल पर या रीजनल लेवल पर। ऐसा ना हो इसको सुनिश्चित करने पर ये दल फोकस करता है और ये मानता है, ये पार्टी की जो ऑब्जेक्टिव है ये अपने ऑब्जेक्टिव में ये रखता है कि ये हमारा दायित्व है कि हम अपने देश को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों से
बचाए रखे, किसी प्रकार का पूर्वाग्रह हमारे देश में न उत्पन्न हो, चाहे वो रेसिज्म को लेकर हो, यानी किसी नस्लीय रेशियल सुप्रीमेसी, किसी एक नस्ल को उच्चता को लेकर हो, चाहे वो जेनोफोबिया से संबंधित हो, यानी नरसंहार, जो नस्ल के आधार पर एक बृहत नरसंहार निजातीय संघर्ष होते हैं, वो ना हो, या फिर फ्रॉम लूटिंग ऑफ अवर नेशनल रिचेस बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि हमारे जो राष्ट्रीय संसाधन हैं, संपत्तियाँ हैं, वो भी सरकारी अधिकारियों द्वारा उसकी लूट मार ना की जाए। इन सबको संरक्षण रखना, इन सबको प्रोटेक्ट रखना हमारा दायित्व है। तो अदर रशिया पार्टी को इवन बोल्शेविक पॉलिटिकल पार्टी भी माना जाता है, क्योंकि ये पार्टी थोड़ा सा विरोधी दृष्टिकोण रखती है, इसीलिए इट इज़ डिनाइड रजिस्ट्रेशन बाय द स्टेट। ठीक है, इसको इसीलिए राज्य द्वारा इसके पंजीकृत का नहीं कराया गया, क्योंकि ये अपने दृष्टिकोण में काफ़ी जो भी नेशनल पॉलिटिक्स लोगों के हित के अगेंस्ट करना चाहती है, उसको वो मुखर रूप से रखती है। इस वजह से इस पार्टी को पंजीकृत भी नहीं किया गया। अब हम इसको समअप करते हैं कि जो पार्टीज़ को है वहाँ पर इतना राइट तो है कि उनको ये अधिकार है कि प्रपोज कैंडिडेट फॉर इलेक्टिव ऑफिसेस इंक्लूडिंग प्री इलेक्शन कैंपेन्स, कि वो खुद जो कैंडिडेट, जिन प्रत्याशियों को वो उतारना चाहती है, उनको वो तय करे, ताकि वो इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस कौन होल्ड करेंगे, इसके लिए वो अपने उचित प्रत्याशियों की चुनाव करे और उनको फिर चुनाव में एज ए प्रत्याशी, एज ए उम्मीदवार खड़ा करे। और इवन जो चुनाव से पूर्व भी जब प्रचार प्रसार का काम होता है, उस समय के कैंपेन के समय में भी वो अपने प्रत्याशियों को पुटअप करके इलेक्शंस को प्रॉपरली, इलेक्शंस की एक पहले से ही भूमिका रिहर्सल को तैयार करने का काम करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में नॉट रिसीव फाइनेंशियल और अदर मटेरियल एड फ्रॉम फॉरेन स्टेट। यहाँ इसको सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि एक बार हम लोग पहले एग्जीक्यूटिव में डिस्कस कर चुके थे कि रशिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है उसको बहुत एकदम नेशनल सेरेमनी की तरह अपनाया जाता है। तो उसलिए अब ये ज़रूरी है कि पार्टीज, मतलब सारे दल वो में कुछ मॉरलिटीज़ को भी फॉलो करे। तो इसलिए किस दल के लिए ये भी रूल बना हुआ है कि वो किसी भी विदेशी राष्ट्र से किसी प्रकार की वित्तीय या अन्य प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं करेगा। किसी विदेशी संगठन से या किसी नागरिक से भी वो किसी प्रकार का विदेशी सहायता, पार्टी फंड के नाम पर, पार्टी के इलेक्शंस के नाम पर उन्हें किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। करेंटली अगर हम देखें तो जो 4 लीडिंग पार्टीज़ हैं वो एक तरह से स्टेट ड्यूमा में अपना मेजर रोल प्ले कर रही है, और ऑब्वियसली उसमें यूनाइटेड रशिया कंजर्वेटिव पार्टी मेजर 2 के रूप में रोल प्ले कर रही है। और जितने भी सार्वजनिक संगठन है जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ जाएगी, आर बार्ड इफ़ दे एम टू प्रमोट वायलेंट चेंज ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो कि संवैधानिक व्यवस्था के जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें परिवर्तन करने के लिए उग्र रूप से प्रदर्शन करता है, प्रचार प्रसार करता है, तो ऐसे दल को चुनावों में भाग लेने से रोका भी जा सकता है। और या तो वो दल इस प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित हो जिससे कि रूस की एकता एवं अखंडता को क्षति पहुंचती है, तब उस पर रोक लगाई जा सकती है। या फिर वो देश की सुरक्षा के अगेंस्ट जाकर या उसको कमज़ोर करने संबंधी कार्यों में संलग्न हो रहा है, तब उस पर रोक लगाई जा सकती है। या फिर वो अलग से सशस्त्र इकाइयाँ निर्मित कर रहा है राज्य के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, तब उस पर रोक लग सकती है। या फिर वो सामाजिक, प्रजातीय, राष्ट्रीय या धार्मिक आधार पर किसी प्रकार के संघर्ष को पनपने देने या उस प्रकार के वातावरण को क्रिएट करने का कोशिश कर रही है, तो ऐसे समय में भी पार्टीज़ की गतिविधियों पर रोक लग सकती है। तो एक तरह से हम देखें तो जो रशिया का जो सिस्टम है वहाँ पे पार्टी अभी भी फॉर्मेटिव स्टेज में है, क्योंकि हुआ क्या है कि रशियन फेडरेशन 1993 में अस्तित्व में आया है, और वहाँ भी अगर आप यूनाइटेड रशिया की पोजीशन को देखें तो जो सिचुएशन सोवियत रशिया में थी कुछ हद तक मॉडिफाइड वर्जन में वही सिचुएशन आज भी बनी हुई है। तो अब धीरे धीरे दलीय व्यवस्था वहाँ मुखर होगी, स्ट्रांग होगी, और उसको बनने में समय लगेगा, क्योंकि 93 से हम 2020 बहुत लंबा समय नहीं बीत गया है रशियन फेडरेशन के अंतर्गत पार्टीज़ को इवॉल्व होने में, वर्क करने में।
तो ये फॉर्मेटिव स्टेज में वो काम कर रही है। हाँ, यहाँ चाइना जैसा कंडीशन तो नहीं है, पार्टीज़ के एक्टिविटीज़ पर रोक तो नहीं है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि पावर में रहने वाली पार्टी कुछ ही डोमिनेंट पार्टीज़ हैं और बाकी पार्टीज़ को कितना रिप्रेजेंटेशन मिले और कितना वो स्ट्रांगली फेडरल सिस्टम में यूनिट्स के रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपरली यूनिट को रिप्रेजेंट कर सके, ये एक विचारणीय प्रश्न है जिसके तहत वहाँ के पार्टीज़ को वर्क करना पड़ेगा अगर सही में वहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को अच्छे से वर्क इन प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू।